लो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। दोस्तों, जो G20 की मीटिंग है 9 से 10 सितंबर वाली, जो हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये जो इवेंट है, ये इंडिया के इस पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है इंडिया जो कि होस्ट कर रहा है वो है ना। अगर आपको G20 के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आप तो पहली बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से बहुत ही दूर है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो G20 ग्रुप है वो दुनिया की 20 सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप है, जो कि दुनिया की इकोनॉमिक्स आगे कैसे चलेगी उसके बारे में डिसीजन लेते हैं ना। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, यूएसए, ये सारी जो कंट्रीज हैं, उसके साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन भी जो है इसमें शामिल है। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि क्या जो इंडिया का G20 है वो बेकार चला जाएगा, क्योंकि जो शी जिनपिंग है और व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने पहले से ही आने से मना कर दिया था कि वो G20 में पार्ट नहीं लेंगे। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या जो इंडिया का G20 है वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपके कंट्री में रशिया और चाइना जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के अगर हेड ऑफ स्टेट्स नहीं आ रहे हैं, तो इससे जो ग्लोबल मीडिया है उसमें ये बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या इंडिया का G20 फेल हो जाएगा। लेकिन जो इंडिया है उसका G20 उसने इतिहास रच दिया, क्योंकि जो G20 है वो अब G21 हो चुका है, क्योंकि जो सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने एग्री कर लिया इस बात पे। और इंडिया ने ये बात की थी कि जो G20 है उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी एज अ परमानेंट मेंबर सीट दी जाए, क्योंकि जो अफ्रीकन यूनियन है उसकी पहली बात तो अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है। अफ्रीका का 55 कंट्रीज़ का ये लगभग ग्रुप है, और अगर यूरोपियन यूनियन एज अ परमानेंट मेंबर G20 में पार्ट ले सकता है, तो अफ्रीका जो कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन ना हो इस इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रुप में, तो ये कैसे काम चलेगा। तो इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी में ये मेक श्योर किया कि जो अफ्रीका है उसको भी इस ग्रुप का पार्ट बनाया जाए ना। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, अफ्रीका तो मतलब ये G20 तो अमीर कंट्रीज़ का देश है, अमीर कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो इसमें अफ्रीका का क्या काम। देखिए, जो अफ्रीकन यूनियन है ना, सबसे पहली बात तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 1.3 बिलियन के आसपास उसकी पॉपुलेशन है। तो इंडिया जितना पॉपुलेशन ही है अफ्रीकन यूनियन का, उसके साथ साथ जो अफ्रीका की GDP है वो भी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की। हाँ, यूरोपियन यूनियन के कंपैरिजन में बहुत ही कम GDP है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की लगभग GDP 17-18 ट्रिलियन डॉलर्स की है। लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल है इतने लोगों को, लगभग दुनिया की 15-20% आबादी को अगर किसी चीज़ में रिप्रेजेंटेशन ना मिले तो ये तो फेयर बात नहीं है। तो इसीलिए इंडिया ने जो है वो अफ्रीका को इंक्लूड करना चाहा। और इंडिया का जो ये है ये एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इससे जो है इंडिया खुद को ये दिखा सकता है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस बन रहा है। और ये देख सकते हैं आप द डिप्लोमेट का आर्टिकल कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी गिविंग वॉइस टू द ग्लोबल साउथ। और इंडिया ने ये बहुत ही क्लियर कर दिया है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस बनेगा। और अगर आप देखें तो दुनिया में जो अधिकतर कंट्रीज़ हैं, कुछ 30-40 कंट्रीज़ को छोड़ दे जो कि बहुत अमीर है, उसके अलावा जो मोस्टली कंट्रीज़ आती हैं वो ग्लोबल साउथ की आती हैं। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ वो हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, जिनमें अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उनमें अफ्रीका जो है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है। और अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने अगर जो पार्ट बना लिया है उसमें 55 कंट्रीज़ आती हैं, तो 55 कंट्रीज़ को इंडिया ने एक साथ अपने पक्ष में लगभग कर लिया है। अब ये जो 55 कंट्रीज़ हैं ये इंडिया को सपोर्ट तो करेंगी। वैसे भी जो इंडिया और अफ्रीका का चाहे ट्रेड रिलेशन हो या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, दोनों ही बहुत अच्छा है। जो अफ्रीकन लोग हैं वहाँ पे इंडिया का कल्चर जो है वो बहुत ही इम्ब्रेस किया जाता है, और इंडिया की मूवीज़ वगैरह ये सारी चीज़ चलती हैं। और अफ्रीका में इंडिया का बहुत ही बड़ा एक डायस्पोरा भी है। आपको ये शायद नहीं पता होगा, लेकिन इंडिया में अफ्रीका का बहुत ही बड़ा डायस्पोरा है। एक और चीज़ जिसके बारे में लोग अनुमान लगा रहे थे कि क्या जो G20 का कम्युनिके है, जॉइंट कम्युनिके है, कंसेंसस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो इसके पहले इंडिया में जो भी मीटिंग्स हुई थी, चाहे फॉरेन मिनिस्टर्स की या फिर कोई भी मीटिंग, उसमें एक कंसेंसस नहीं बना था। लेकिन जो इंडिया है का जो ये हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग है उसमें G20 का जो डिक्लेरेशन है उसको अडॉप्ट कर लिया गया ना। ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, क्योंकि आज से पहले ये कभी नहीं हुआ था कि जो G20 है उसमें अगर किसी कंट्री में मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे जो जॉइंट कम्युनिके है या फिर कंसेंसस है वो नहीं बने। लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि जो रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट है या फिर जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रहे हैं उसको क्या सारी कंट्रीज जो है अडॉप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया की डिप्लोमेसी है उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया, और रशिया, चाइना, चाहे कोई भी कंट्री हो, सारे कंट्रीज़ ने मिल के जो है इस कंसेंसस को एक्सेप्ट किया, और 100% जो कंसेंसस है वो एक्सेप्ट किया गया ना। इस जो कंसेंसस है उसमें जो ये डिक्लेरेशन है उसमें ये बात कही गई कि जो थ्रेट और यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज़ इनएडमिसिबल। तो जो ये बात कही गई कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना उनको कोई कंट्री नहीं चला सकता। और ये देख सकते हैं आप कि जो हमारे अमिताभ कांत हैं, जो शेरपा थे G20 के, उन्होंने कहा कि G20 इंडिया हैज़ बीन द मोस्ट एम्बिशियस इन द हिस्ट्री ऑफ G20, क्योंकि जो टोटल 112 जो एग्रीमेंट है उस पर एग्री किए हैं वर्ल्ड लीडर्स ने। इसके पहले जैसे इंडोनेशिया में सिर्फ 50 ही हुआ था। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही
इंपॉर्टेंट विक्ट्री है डिप्लोमेसी के तौर पे। ना आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।